माँ, तुम भैया को हमेशा ज्यादा खाना देती हो। लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अरे पगले, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। माँ, अगर पापा होते तो कितना अच्छा होता। हम सब बैठकर खाना खाते। अच्छा, अब बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ। माँ, कब तक तुम ऐसे खाना बनाती रहोगी? भैया की शादी कर दो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। चुप रह पगले, बस बकवास करता रहता है। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, मैं कह रहा था कि पड़ोस वाले गांव में राजा साहब के यहाँ नौकरी करने जाना चाहता हूँ। सुना है वहाँ के राजा बड़े दयालु हैं और वो हर किसी को काम देते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने सुना है उस रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। माँ, पर बस 1 महीने की बात है। उसके बाद मैं पैसे कमाकर वापस आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, मैं भी भैया के साथ जाऊंगा। मैंने कह दिया, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। हमारे पास जितना है वही बहुत है, हम उतने में ही खुश हैं। माँ समझो ना, सिर्फ 1 महीने की बात है। फिर देखना, गांव में हमारी सबसे अच्छे हालात होंगे। लेकिन कुछ नहीं माँ, कल मैं जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। और हाँ, मैं अकेला जाऊंगा। माधव आपके ही साथ रहेगा। महेश अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर नौकरी के लिए निकल तो गया, लेकिन उसकी माँ को ये नहीं पता था कि उसका बेटा शायद अब लौटकर नहीं आएगा, और आएगा भी तो बहुत देर हो चुकी होगी। शायद उसके तकदीर में पहले से ही बड़े बेटे के बिछड़ने का दुख दर्द लिखा था। महेश लंबी यात्रा तय करके राजा के दरबार में पहुंचा। उसकी हालत देखकर राजा ने अपने मंत्री से बात की। मंत्री जी, ये इतनी दूर से हमारे पास काम की उम्मीद लेकर आया है, इसे निराश तो नहीं कर सकते। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। एक काम करिए, इसी शाही बाग में पौधों को पानी देने का काम दे दीजिए। लेकिन महाराज, वहाँ तो पहले से ही माली जी हैं। मंत्री जी, जितना कहा गया है वही करिए, ठीक है? जी महाराज, ऐसा ही होगा। महेश हर रोज शाही बाग के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता। एक दिन सुबह सुबह जब वह अपने काम में लगा था तो उसने बगीचे में एक सुंदर लड़की को टहलते देखा। महेश उसे देखकर मोहित हो गया। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि उसे परी जैसी लगी। मन ही मन महेश उसकी ओर खिंचता चला गया। माली जी, ये सुंदर लड़की कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। ये हमारे राजा साहब की इकलौती राजकुमारी हैं। इतनी सुंदर हैं कि इन्हें हर कोई देखकर मोहित हो जाता है। सच में ऐसी सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ, और जान लो, जितने भी राजकुमार इनके लिए रिश्ता लेकर आए हैं, किसी को भी इन्होंने पसंद नहीं किया है। बाप रे बाप, लेकिन सच कहूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे प्यार हो गया है। ओहो महेश, तुझे प्यार हो गया? मुझे पता था तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तुम्हें कैसे पता? भाई, मैं भी एक बार इनके सपने देख चुका हूँ। फिर फिर क्या, राजकुमारी ने जो थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ आज भी याद है। अच्छा, तो इस उम्र में राजकुमारी के सपने देखोगे तो यही होगा। मुझे देखो, मैं किसी राजकुमार से कम हूँ क्या? महेश को राजकुमारी से पहली नजर में प्यार हो गया था। रोज बगीचे में टहलते हुए राजकुमारी भी अब महेश की ओर ध्यान देने लगी। मानो राजकुमारी का भी महेश से प्यार हो चुका था। धीरे धीरे दोनों के बीच मुस्कानें और नजरें मिलने लगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब दोनों छुप छुप कर बगीचे में मिलने लगते हैं। मैंने तुमसे प्रेम तो कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि पिताजी हमारी शादी के लिए हमारी बात मानेंगे या नहीं। अरे राजकुमारी जी, वो आपके पिताजी हैं। आपकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? राजकुमारी ने महेश की बात मानकर अपने पिता महाराज से
महेश से विवाह की अनुमति मांगी। क्या मैं तुम्हारा विवाह उस गरीब माली महेश से करवा दूं? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? आसपास के सभी महाराज हमारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं होने दूंगा। तो पिताजी मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह महेश से करवा दूंगा, और वो भी धूमधाम से। आखिर तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इधर महेश की माँ और उसका छोटा भाई दोनों ही बहुत खुश थे। वे यह सोचकर उत्साहित थे कि उनका बेटा जल्द ही घर लौटेगा। माँ, भैया को गए 20 दिन हो गए, अब बस कुछ ही दिनों की बात है। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत इंतजार है, बस मेरा बेटा जल्दी लौट आए। फिर हमारे पास भी खूब सारा पैसा होगा माँ, फिर अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। हाँ बेटा, अब बस महेश का इंतजार है, लेकिन पता नहीं वहाँ वो कैसे होगा, कुछ खा भी रहा होगा या नहीं। अरे माँ, कैसी बातें करती है? भैया तो राजमहल में है, वहाँ अच्छी खाने की चीजें मिलती होंगी। देखना, जब वापस आएंगे तो मेरे लिए भी कुछ लेके आएंगे, आखिर मैं उनका छोटा भाई हूँ। हाँ बेटा, पर मुझे चिंता हो रही है, बस वहाँ सब ठीक हो। अच्छा माँ, जब तक भैया वापस आते हैं तब तक हम लोग लड़की ढूंढ लेंगे, फिर उनकी उनसे शादी हो जाएगी। वैसे भी वो आपकी पसंद को ना थोड़ी करेंगे। मुखिया जी है ना, मुखिया जी, उनकी लड़की से भैया की शादी बात करेंगे, आखिर हमारी भी हैसियत उनकी बराबरी तक पहुंच जाएगी। ठीक है बेटा, सारी बातें आज ही कर लेगा क्या? राजमहल में महेश की शादी की चर्चा हो रही थी। वहीं महेश का छोटा भाई माधव अपनी माँ के साथ उसके लिए लड़की के रिश्ते की बात कर रहा था। महल में रहते हुए महेश भूल गया था कि उसकी माँ और उसका एक भाई भी है जो उसके इंतजार में बैठे हैं। मैं चाहता हूँ इस विवाह में आप अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन सभी को यहाँ बुलाएं। उसी दिन मैं आपको इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। मैंने पहले से ही तय कर रखा था कि मेरी बेटी का विवाह जिस व्यक्ति से होगा वह इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा। राजा की यह बात सुनकर महेश के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि अगर उसने महाराज को अपनी माँ और छोटे भाई माधव के बारे में बताया तो भविष्य में इस राज्य का आधा हिस्सा माधव को भी देना पड़ेगा। महाराज, आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि मैं एक अनाथ हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है, ना कोई घर है और ना ही कोई भाई बहन। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। ऐसा मत कहो, आज से तुम ये शब्द कभी मत दोहराना। हम है ना, हमें अपने माता पिता के समान ही समझो। ये राजमहल तुम्हारा ही तो परिवार है और हमारी राजकुमारी ने तुम्हें पसंद किया है तो तुम जरूर खास हो। महाराज की इस घोषणा से मंत्री जी के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। वे यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। महाराज, क्या आप अपना पुराना वादा भूल गए हैं? कौन सा वादा मंत्री जी? आपने वर्षों पहले वादा किया था कि राजकुमारी के विवाह के बाद आधा राज्य मेरे बेटे को मिलेगा, लेकिन आप सब कुछ भूल गए हैं। मंत्री जी, मैं अपना वादा भूला नहीं हूँ। मैंने कहा था अगर राजकुमारी का विवाह किसी ऐसे राजकुमार से होगा जो अपना खुद का राज्य संभाल रहा होगा तो आधा राज्य आपको दिया जाएगा। लेकिन महेश तो अकेले हैं, उनका कोई राज्य नहीं है, इसलिए वे पूरे राज्य की देखभाल करेंगे। महाराज की बात सुनकर महेश की आंखों में खुशी झलकने लगी, लेकिन मंत्री जी का चेहरा और गुस्से से लाल हो गया। मैंने इतने सालों से इस राज्य के लिए सब कुछ किया, लेकिन इसके बदले मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा आधे राज्य का राजा बनेगा। बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा महाराज अर्जुन, अब आधा राज्य नहीं, पूरा राज्य मेरा होगा। महेश और राजकुमारी की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। महेश ने अपनी माँ से वादा किया था
कि वह 1 महीने में घर आएगा, लेकिन महल की शानो शौकत में खोकर वह समय का ख्याल भूल गया। 1 महीना और 10 दिन बीत चुके थे। माँ, भैया अभी तक क्यों नहीं आए? 1 महीना 10 दिन हो गए। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। हाँ बेटा, मेरा मन भी घबरा रहा है, मुझे बुरे ख्याल आ रहे हैं। माँ, अब और इंतजार नहीं करेंगे। कल सुबह राजमहल चलेंगे और भैया से मिलेंगे। अगले दिन माँ और बेटा राजमहल की ओर निकल पड़े। इधर महेश राजकुमारी के साथ बगीचे में बैठा बातें कर रहा था। तभी उसका भाई और माँ महल पहुंच गए। ये क्या कह रही हैं आप माताजी? आपके कहने का मतलब हमारे महल में जो राजकुमार महेश हैं, वो आपके बेटे हैं? हाँ महाराज, मेरे बेटे का नाम महेश है। उसने हमें वादा किया था कि 1 महीने में लौटेगा। लेकिन महेश ने तो खुद अपने आप को अनाथ बताया था। उसने कहा था कि उसका कोई परिवार नहीं है। महाराज, आपसे विनती है, एक बार मेरे बेटे को बुला दीजिए। मेरा दिल कहता है कि वह यही है। मैं उसे देख लूंगी तो पहचान जाऊंगी। मंत्री जी, राजकुमार महेश को दरबार में पेश किया जाए, अभी और इसी वक्त। महेश, मेरा बेटा, तू कैसा है? तुझे हमारी याद नहीं आई? हमें तेरी चिंता हो रही थी। मैंने सोचा तुझे कुछ हो गया है, मगर तू ठीक है। महाराज, ये लोग कौन हैं और मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इन्हें नहीं जानता। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अपनी माँ को नहीं पहचान रहे हैं? हमने आपका कितना इंतजार किया। हम यहाँ आपके पास आए हैं और आप कह रहे हैं आप हमें नहीं जानते। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैं अनाथ हूँ और मैं इन्हें नहीं जानता। मैं अपने मरे हुए माता पिता की कसम खाकर कहता हूँ कि ये लोग मेरे परिवार वाले नहीं हैं। महेश की यह बात सुनकर माँ का कलेजा फट गया। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कम से कम अपने जिंदा माँ की कसम तो मत खाइए। माँ ने आपके लिए कितने दुख झेले हैं, क्या आपको उसका जरा सा भी ख्याल नहीं? देख माधव, देख, हमारा महेश हमारे सामने खड़ा है और कह रहा है कि वह हमें नहीं पहचानता। सिपाहियों, इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ और कारागार में बंद कर दो। राजकुमार, घर आए मेहमान से ऐसे बर्ताव किया जाता है क्या? उन्हें कारागार में डलवाया जाता है क्या? महेश की यह बात सुनकर उसकी माँ बिल्कुल टूट गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ, अब बस करो। ये बड़े लोग हैं, हमारे जैसे गरीबों की बात कोई नहीं सुनेगा। चलो माँ, चलो घर चलो। मैं हूं ना तुम्हारा बेटा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा, चल। देखना, महेश हमारे पीछे पीछे जरूर आएगा। चल, उसकी शादी की तैयारी करते हैं। महेश की बात सुनकर उसकी माँ यह सदमा सहन नहीं कर पाई। धीरे धीरे वह पागल सी बातें करने लगी। बेटा, महेश आएगा ना? वो हमें भूल तो नहीं गया ना? माँ, तू आराम कर। मैं तेरे लिए दवा और खाने की चीजें लेकर आता हूँ। चिंता मत कर माँ, भैया जरूर आएंगे। माँ, देख मैं आ गया। माँ, मैं बाहर खड़ा हूँ। माँ, बाहर तो आ। बेटा, देख, बाहर महेश आया है, वो मुझे पुकार रहा है। ठीक है माँ, देखता हूँ, तू आराम कर। माधव जब वापस लौटा तो उसकी माँ की आंखें बंद हो चुकी थीं। माँ, तू हमें अकेला छोड़ के क्यों चली गई? माँ, अब हमें खाना कौन खिलाएगा? माँ, तू क्यों चली गई? क्यों चली गई? भैया, आपने ये क्या कर दिया भैया? आज की वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। आपने ठीक नहीं किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा भैया।
माधव धीरे धीरे अपनी मां के जाने के दुख से उबर रहा था। इधर राजमहल में महेश अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन महेश बगीचे में टहल रहा था। राजकुमार, मेरी मदद करिए राजकुमार। अरे क्या हुआ? मेरी बेटी की शादी के लिए धन की जरूरत है राजकुमार। ठीक है, आप कल इसी जगह आइए, मैं आपकी मदद करूंगा। अगले दिन महेश शाही खजाने की ओर गया। मंत्री जी ने महेश को रंगे हाथों पकड़ लिया। सैनिकों, पकड़ लो इस चोर को। यही है वो चोर जो शाही खजाने से धन चुराता है। मंत्री जी, ये क्या तमाशा है? राजकुमार महेश को ऐसे क्यों बंदी बनाया गया है? तमाशा तो अब शुरू हुआ है महाराज। जिस पर आपको इतना गर्व था, वही आपका जमाई राजा शाही खजाने से चोरी करते पकड़ा गया है। राजकुमार महेश, मंत्री जी ये क्या कह रहे हैं? महेश को यह बात समझ में आ गई थी कि यह सब उसके कर्मों का ही फल है। फिर उसने सारा सच बता दिया। हाँ महाराज, हाँ, मैं एक ऐसा गुनहगार हूँ जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। मैंने अपने मासूम भाई और अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। वही माँ जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, उसी माँ को मैंने भुला दिया। मुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता महाराज। जब तुम अपने माँ और भाई के नहीं हो सके तो हमारे इस राज्य के क्या होगे? और तो और तुम हमारी राजकुमारी के भी कैसे हो सकते हो? अभी यहाँ से चले जाओ। भैया, आप क्यों आए हो यहाँ पर? क्या अभी भी आपका मन नहीं भरा इतना कुछ होने के बावजूद? मुझे माफ कर दे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने आज तक तुम सभी का दिल दुखाया है। चाहे तुम लोग मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दे भाई, माफ कर दे। माँ कहाँ है? वो मेरा इंतजार कर रही होगी ना, मुझे उनसे मिलना है। अरे माँ की क्या बात कर रहा है? माँ होगी तब ना दिखाई देगी। अच्छा, घर में सो रही है। दीवार पर पिता की तस्वीर के बगल में माँ की तस्वीर लगी थी। तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं माँ, नहीं। माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, ये मैंने क्या कर दिया? माँ, ये मैंने क्या कर दिया? माँ उसी दिन चली गई थी जिस दिन आपने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था। उनका दिल टूट गया था। वो आपको आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन आपने उन्हें ठुकरा दिया। माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। मैं इस पाप का बोझ लेकर अब नहीं जी सकता। मैं अपनी जान दे दूंगा।